हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज का तीसरा पार्ट। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मानव प्रजनन, जो 100% एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ, हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम मदद वहां से मिल रही है। तो इसीलिए अपन ने लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की, और जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का, उसी पर आधारित जो प्रश्न है वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दो चैप्टर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपना तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मानव प्रजनन। इस सीरीज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें आपको हर एक टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो या थ्योरी पर आधारित हो या फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, प्रश्न जो है काफी है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट ही यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल वन वर्ड वाले अपन डिस्कस कर रहे हैं और अपना काम हो गया तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा संख्या नहीं बढ़ाएंगे प्रश्नों की, जो अच्छे प्रश्न है वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। सो स्टार्ट अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन है नोटबुक लेके बैठेगा, उसमें आपका 1 2, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चला तो फर्स्ट का जो आंसर है मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करके आंसर आपको लिख लेना है ए बी सी डी में से। ठीक है, फिर आंसर मैं बता दूंगा, तो आपका सही होता तो करेक्ट और नहीं होता तो रॉन्ग। दूसरे में भी फिर ऐसा ही करेंगे, तीसरे में भी ऐसा ही करेंगे, चौथे में भी ऐसा ही करेंगे, और इसी प्रकार से आप करते चले जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में आपने जितने भी सही किए, जैसे सपोज कर लो 30 क्वेश्चन आपने सही किए और 5 गलत किए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 5 गलत किए -5, तो यहां से 115 नंबर आपके आएंगे। कितने में से 35 क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और साथ साथ में जितने नेगेटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, उन नेगेटिव क्वेश्चंस की थ्योरी वापस से पढ़ेंगे, डायग्राम वापस से देखेंगे, या आपने जो छोड़े हैं उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे अपन नेगेटिव करते चलेंगे तो हर एक टॉपिक में अगर 5 नेगेटिव करता हूं तो अपने एनसीईआरटी में कितने चैप्टर है टोटल? एनसीईआरटी में 38 चैप्टर, 38 को 5 से गुणा करो, कितने क्वेश्चन यहाँ से, कितने टॉपिक अपने छूट सकते हैं। ठीक है, तो अपने को जो भी नेगेटिव होता है, जो भी अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी थ्योरी वापस से पढ़नी है, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस करनी है, फिर ये क्वेश्चन देखना है। क्लियर है? सो स्टार्ट अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑल द वेरी बेस्ट। शरीर में वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं, क्यों? ए, वृषण कोश की सक्रियता के लिए, बे, शिशन की उत्तेजना के लिए, से, शुक्र जनन के लिए, तापमान कम होने के लिए, और दे, सभी सही है। सोचेंगे अपना आंसर, वापस से रिपीट कर रहा हूं। शरीर में वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं, क्यों? ऑप्शन है वृषण कोश की सक्रियता के लिए, बे, शिशन की उत्तेजना के लिए, से, शुक्र जनन के लिए, तापमान कम होने के लिए, और दे, सभी सही है। तो आप पोज कीजिए, सोचिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है से। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन बोलते हैं शुक्र जनन। और अपन ने पढ़ा था कि वृषण कोश जो होता है उदर गुहा से बाहर होता है, और उदर गुहा से बाहर होने का मेन रीजन ये है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम होता है सामान्य शरीर से वृषण कोश का, और ये जो तापमान कम होता है ये हेल्प करता है किसमें? शुक्र जनन में। ठीक है, वृषण पालिका के लिए गलत कौन सा है? ए लिखा दोनों वृषण में 250 होते हैं, बे, बी, प्रत्येक वृषण में 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती है, से, सी, वृषण पालिका वृषण के कक्ष होते हैं, और डी, 1 से अधिक। तो कौन सा गलत है ये अपने को देखना है। सोचिए आराम से, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वृषण पालिका के लिए गलत है। ए लिखा है दोनों वृषण में 250 होती है, बी, प्रत्येक वृषण में 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती है, सी, वृषण पालिका वृषण के कक्ष होता है, और डी, 1 से अधिक गलत है। सोचा आपने? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, दोनों वृषण में 250 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। प्रत्येक वृषण में होता है 250। ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्रत्येक वृषण में 1 से अधिक, सॉरी, इसका आंसर वापस से थोड़ा सा यहां से चेंज होगा शायद, इसे मैं वापस से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। वृषण पालिकाओं के लिए गलत है, दोनों वृषण में 250 होती है, तो ये दोनों में नहीं होती, प्रत्येक में होती है। प्रत्येक वृषण में 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती है,
और सी लिखा है वृषण पालिका वृषण का कक्ष होता है, तो केवल जो है सी सही है इसके अंदर, बाकी ए और बी लिखा है वो क्या है, गलत है। तो एक से अधिक यहां से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वृषण में 1 से 3 शुक्रजनक नहीं नलिका नहीं होती है, वृषण पालिका में होती है 1 से 3। क्लियर है? वृषण पालिका में होती है 1 से 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक क्या है इसके, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जर्म कोशिका डैश 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 विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है। ए समसूत्री, बी अर्धसूत्री, सी दोनों ही नहीं और डी पता नहीं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, नर जर्म कोशिका विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है, समसूत्री अर्धसूत्री दोनों ही नहीं और पता नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, उसके अंदर एक तो नर जर्म कोशिका होती है और दूसरी कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका, जो पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो नर जर्म कोशिका जो होती है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अपनी संख्या में वृद्धि करती है, उसके बाद में प्राथमिक जो शुक्राणुजन है वो यहां से बनाती है, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कौन सी कोशिका मैंने बोला है, यहां से पूछ सकता है कभी भी। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि साहब यहाँ तो होना चाहिए दोनों ही विभाजन, क्योंकि इसके बाद में प्राथमिक जो होता है उससे अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय बनता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। ऐसा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। है ना, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में कौन नहीं आता है, शुक्रवाहक, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शिशन। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में कौन सा अंग या नलिका नहीं आता है, शुक्रवाहक, अधिवृषण, शुक्रवाहिका या शिशन। सोचिए आप पॉज करके वीडियो को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, शिशन, पेनिस जिसे अपन बोलते हैं। क्योंकि ये जो तीनों है ये सहायक नलिका है, जबकि पेनिस की अपन बात कर रहे हैं ये बाह्य जननांग है, शरीर से बाहर है, बाह्य जननांग है, और वीर्य सेचन में और सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये शिशन इसका आंसर हो जाएगा। मूत्राशय मुख क्या है, ए मूत्राशय का शिशन के बाहर एक छिद्र, बी मूत्राशय के ऊपर का लूप, सी मूत्र मार्ग स्क्रीन नलिका और डी कोई नहीं। सोच समझ के आंसर को बताइएगा। मूत्राशय मुख क्या है, ए मूत्राशय का शिशन के बाहर एक छिद्र, बी मूत्राशय के ऊपर का लूप, सी मूत्र मार्ग की स्क्रीन नलिका और डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, मूत्राशय का शिशन के बाहर एक छिद्र। जो मूत्राशय होता है कुछ इस प्रकार से अपन ने बात की थी कि ये अपने पास वृषण होता है, यहां से इसकी नलिकाएं आती है, मूत्राशय के ऊपर एक लूप यहां पर बनाती है। ठीक है, और जो शुक्राशय है जो सहायक नलिका उसके साथ में मिलकर क्या बनाती है, स्खलन नलिका जो है यहां से बना रही है। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो मूत्र मार्ग अपने पास आता है, ठीक है, और ये मूत्र मार्ग किससे जुड़ा होता है, मूत्राशय से जुड़ा होता है। तो यहां से जो मूत्र मार्ग आगे आएगा और इसी के बाहर एक पेनिस, इसी के चारों तरफ पेनिस वाला जो शिशन वाला पार्ट होता है, इसका लास्ट में जो छिद्र होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मूत्राशय मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रिय प्लाज्मा में होते हैं, क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम, उपरोक्त सभी। शुक्रिय प्लाज्मा में होते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। फ्रक्टोज भी होता है, कैल्शियम भी होता है, स्कंदन में हेल्प करता है, और कुछ एंजाइम भी होता है। ठीक है, फ्रक्टोज के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि फ्रक्टोज जो है रेप टेस्ट में यूज लिया जाता है। ठीक है, किसी भी कोई लेडी अगर ब्लेम करती है कि इसने रेप किया है किसी बंदे ने, तो अगर जो फीमेल है उसके शरीर में या मनुष्य के शरीर में फ्रक्टोज फ्री कहीं पर भी नहीं मिलता है, केवल इस शुक्रिय प्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो। अगर रेप करने की कोशिश की गई है, रेप हुआ है, तो जो मादा जनन पथ है उसमें वहां पर फ्रक्टोज मिल गया, तब तो कंफर्म हो जाएगा कि रेप की कोशिश की गई है या हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अंडाशय के लिए गलत कथन चुने। ए, इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, बी, यह कई प्रोटीन हार्मोन बनाते हैं, सी, गर्भाशय से स्नायु से जुड़ी होती है, और डी, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय जिसे बोलते हैं ओवेरी के लिए गलत कथन अपने को चुनना है, सही नहीं चुनना है, गलत चुनना है। इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, बी, इसमें कई प्रोटीन बनते हैं, सी, गर्भाशय से स्नायु से जुड़ी होती है, और डी, प्राथमिक लैंगिक अंग है।
तो इसका जो आंसर होगा, सोचिए आप वीडियो पॉज करके, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो लिखा है वो सही है, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर आपका वृषण से पूछा जाए तो वृषण की जो है चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, याद में रखना है। जबकि यहाँ लिखा कई प्रोटीन हार्मोन बनाता है, तो प्रोटीन हार्मोन नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टीरॉइड हार्मोन। ठीक है, जो हार्मोन होते हैं वो टोटल 4 कैटेगरी में आता है, जिससे बताया था याद रखने के लिए पीसा। इसे अपन देखेंगे 11th क्लास का जो 22वां चैप्टर है उसमें। पी का मतलब पेप्टाइड, आई का मतलब आयोडीन, एस का मतलब स्टीरॉइड और ए का मतलब अमीनो एसिड। तो ये जो है प्रोटीन हार्मोन नहीं होता, ये कौन से होते हैं? स्टीरॉइड होते हैं। सी ऑप्शन लिखा गर्भाशय से स्नायु से जुड़ी होती है, बिल्कुल इस प्रकार का अपन ने चित्र देखा था ये। ठीक है, एक साइड का है, ये दूसरे साइड का, इस प्रकार से अपन ने देखा था। ये ओवरी थी, तो ये जो ओवरी थी यहाँ से गर्भाशय से किससे जुड़ता है? स्नायु से, और जिसे बोलते हैं लिगामेंट, जो एक प्रकार के क्या होते हैं? उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। और डी लिखा प्राथमिक लैंगिक अंग, बिल्कुल प्राथमिक लैंगिक अंग है, क्योंकि ये क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिंब वाहिनी नलिका और गर्भाशय को जोड़ती है। ए तुम्बिका, बी झालर, सी स्तमस और डी अंडाशय। डिंब वाहिनी नलिका और गर्भाशय, डिंब वाहिनी नलिका को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद है आपको? फेलोपियन ट्यूब। इंग्लिश में जो लिखा है फेलोपियन ट्यूब। तो डिंब वाहिनी नलिका और गर्भाशय को जोड़ती है तुम्बिका, जिसे बोलते हैं अपन एम्प्यूला, जालर, जालर को बोलते हैं फिम्ब्रे, स्तमस को स्तमस ही बोलते हैं, और अंडाशय को बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से, ये मैंने आपको बताया था, एक साइड का ये डायग्राम अपने पास कुछ इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, और ये होता है अंडाशय। तो ये हो गया झालर, फिम्ब्री बोलते हैं। उसके बाद में अपने पास जो आता है नेक्स्ट इनफंडिबुलम, यहां पर आता है अपने पास तुम्बिका, या जिसे बोलते हैं अपन एम्प्यूला। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है यहाँ पर क्या? जो संकीर्ण पद होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्थमस, और ये अपने पास होता है गर्भाशय। तो जो फेलोपियन ट्यूब है और गर्भाशय है, इसे जोड़ता कौन है? स्तमस जोड़ता है, संकीर्ण पद जो होता है वो यहां से जोड़ता है। जनन नाल बनता है ग्रीवा नाल प्लस योनि से, योनि प्लस मूत्र मार्ग से, ग्रीवा नाल प्लस गर्भाशय से, या डी पता नहीं। जनन नाल बनता है, किससे बनता है? ग्रीवा नाल प्लस योनि से, योनि प्लस मूत्र मार्ग से, ग्रीवा नाल प्लस गर्भाशय से, या पता नहीं। बताओ फटाफट, सोचो, नोट करेंगे आंसर आप। तो जनन नाल किससे बनता है? ये अपने पास गर्भाशय था, यहां अपने पास योनि की अपन बात करते हैं, सॉरी ग्रीवा जो है, ग्रीवा नाल, ये अपने पास ग्रीवा नाल हो जाएगा। यहां से इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है गर्भाशय का, और उसके बाद में क्या आता है अपने पास? योनि। तो ये जो दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जनन नाल, जहां से क्या होता है? बर्थ होता है बच्चे का। योनि प्लस मूत्रमार्ग नहीं होता, मूत्रमार्ग अलग होता है। ग्रीवा नाल और जो गर्भाशय, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है। और पता नहीं आपको नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं साहब हमें तो पता नहीं था इसीलिए डी मार दिया आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है यहां तक? जगनशेल, बृहद बगोस, लघु बगोस, बगशेप, योनि अच्छद हैं। ए बाह्य जननांग, बी द्वितीयक लैंगिक अंग, सी प्राथमिक लैंगिक अंग, और डी एक से अधिक। जगनशेल, बृहद बगोस, लघु बगोस, बगशेप, योनि अच्छद क्या है? बाह्य जननांग, द्वितीयक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, या एक से अधिक? सोचिए और बताइए फटाफट से। इसका जो आंसर होगा वो यहां से चला जाएगा डी, एक से अधिक। सॉरी, इसका आंसर डी नहीं जाएगा, इसे अपन हटा देते हैं यहां से। एक बार वापस सोचिए। हाँ, जगनशेल, बृहद बगोस, लघु बगोस, बगशेप, योनि अच्छद क्या है? ये है बाह्य जननांग। क्या है? मादा के बाह्य जननांग है। ठीक है, प्राथमिक के अंदर ओवेरी आती है जो युग्मकों का निर्माण करता है, द्वितीयक में जो युग्मकों का ट्रांसफर करता है या उसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है, तो वो सारे आते हैं, जबकि इसके अंदर नहीं है। प्रत्येक स्तन पालिका की नलिका मिलकर बनती है। स्तन वाहिनी, कूपिका, दुग्ध वाहिनी कोई नहीं। प्रत्येक स्तन पालिका की नलिका मिलकर क्या बनती है? स्तन वाहिनी, कूपिका, दुग्ध वाहिनी, या कोई नहीं? सोचो और फटाफट से बताओ।
इसका जो आंसर होगा वो होगा स्तन वाहिनी। कूपेगा जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है, कुछ इस प्रकार की होती है। दुग्ध वाहिनी सबसे लास्ट में होती है। अगर ब्रेस्ट इस प्रकार से होती है तो दुग्ध वाहिनी, जितनी भी स्तन वाहिनियां वगैरह आगे सब मिलकर एक कॉमन में खुलती है, वो होती है दुग्ध वाहिनी। ठीक है, तो कूपिका इस प्रकार से होती है। बाकी यहाँ पर जो कूपिका से निकलती है नलिकाएं, वो यहाँ पर आती है और स्तन वाहिनी बना रही है। स्तन पालिका जो है वो बना रही है स्तन वाहिनी। ठीक है, शुक्रजन और एवं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है द्विगुणित, द्विगुणित बी लिखा है, ए गुणित ए गुणित सी लिखा है, द्विगुणित ए गुणित और डी लिखा है, ए गुणित द्विगुणित। शुक्रजन और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ये अपन ने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस के अंदर, युग्मक जनन जिसे अपन बोलते हैं। तो शुक्रजन सबसे पहली कोशिका है, उसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो अपने पास मिलता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो ये जो है ये डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित और समसूत्री होगी, तो ये भी क्या होगी, द्विगुणित ही होगी। लेकिन इस प्राथमिक से आगे जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था अपने पास। और इस अर्धसूत्री से जो नेक्स्ट द्वितीयक बनेगी शुक्राणु कोशिका, वो यहाँ से एन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सब कुछ लिखा है एनसीईआरटी में। एलएच हार्मोन किस पर कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि पर, लीडिंग कोशिका पर, सर्टोली कोशिका पर, हाइपोथैलेमस पर। एलएच जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, किस पर कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि पर, लीडिंग कोशिका पर, सर्टोली कोशिका पर, हाइपोथैलेमस पर। तो जो एलएच है वो पीयूष ग्रंथि पर काम नहीं करता है, जबकि जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी अपन बोलते हैं, इस पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज होता है एलएच। पिट्यूटरी होती है ब्रेन में, ठीक है, स्कल का जो पार्ट है उसके अंदर होती है एलएच। और ये एलएच जाएगा आगे और वो काम करेगा इसका लीडिंग सेल पर। और लीडिंग सेल आगे चलकर क्या करेगी, एंड्रोजन या जो टेस्टोस्टेरोन है उसका निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सर्टोली कोशिका पर काम करने के लिए पिट्यूटरी से ही एक दूसरा हार्मोन आता है जिसे बोलते हैं एफएसएच। बताया था मैंने, याद रखने की, एलएच में एल से लीडिंग का एल याद रखेंगे और एफएसएच में एस से सर्टोली जो है वो आप याद रखेंगे, एस से एस याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका पर नहीं करता है, सर्टोली कोशिका पर एफएसएच करता है और हाइपोथैलेमस नहीं है। ठीक है, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के निषेचन में मदद करता है, ए मध्यखंड, बी पूंछ, सी अग्रपिंडक और डी ग्रीवा। शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के निषेचन में मदद करता है, ए मध्यखंड, बी पूंछ, सी अग्रपिंडक और डी ग्रीवा। तो शुक्राणु की स्ट्रक्चर सोचिए आप आंसर फटाफट से वीडियो को पॉज करके। अपना जो मेन उद्देश्य है वो है टाइम बचाएं किसी भी प्रकार से, ताकि मैक्सिमम अपन सेल्फ स्टडी कर सके। और ये कारण है कि मैं लाइव नहीं लेता कभी भी। ठीक है, तो शुक्राणु जो इसको टोटल 4 पार्ट में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है शीर्ष होता है, और शीर्ष में 2 पार्ट होता है। एक होता है अग्रपिंडक सबसे आगे वाला, उसके बाद में होता है इसमें केंद्रक। ठीक है, उसके बाद में आता है एक छोटा सा पार्ट ग्रीवा, दूसरा पार्ट, उसके बाद में आता है मध्यखंड और सबसे लास्ट में आता है पूंछ। तो जो सबसे आगे वाला पार्ट है शीर्ष, उसमें जो अग्रपिंडक है वो हेल्प करता है किसमें, अंडाणु के निषेचन में। क्योंकि अग्रपिंडक में क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की जो झिल्लियां होती है, कवरिंग होती है, उसे भेद सकता है। ठीक है, जबकि जो पूंछ होती है वो हिलती है, गति देती है, गति में हेल्प करती है, इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। ग्रीवा का कोई फंक्शन है नहीं, वो बाद का है जो अपने सिलेबस में नहीं है, कि जो विदलन की प्रोसेस होती है उसमें काम करता है, जो सिलेबस में नहीं है। मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होने पर बनता है, क्या बनता है मादा में, अंड जनन बोला था। युग्मक निर्माण की प्रोसेस को अपन ने वापस से पढ़ देता हूं क्वेश्चन। मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ध्यान दीजिएगा कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम लिखा है यहाँ पर। पूर्ण होने पर क्या बनता है, द्वितीय अंडक, प्रथम ध्रुवीयकाय, प्राथमिक अंडक, प्रथम ध्रुवीयकाय, द्वितीय ध्रुवीयकाय, प्रथम अंडम या अंडक या कोई नहीं। बताइए, बताता हूं मैं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अपन ने बात की थी कि जो अंड जनन की प्रोसेस होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। प्राथमिक अंडक होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो फोलिकल्स आती है, पुट्ठक आती है। तो इन दोनों को मिला करके अपन ने बोला था प्राथमिक पुट्ठक। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या होता है, सेम इसी के चारों तरफ वापस से जो पुट्ठक है, फोलिकल सेल से उसकी कवरिंग बढ़ती रहती है, तो इसे अपन ने द्वितीय पुट्ठक बोल दिया था। जबकि अंदर कौन सा है, प्राथमिक अंडक ही है अभी भी। ठीक है, प्राथमिक अंडक ही है अभी भी, वो प्रोफेज फर्स्ट में जाके अरेस्ट जाता है,
फिर द्वितीयक से क्या बनता है, तृतीयक बनता है, और तृतीयक से सबसे लास्ट में क्या बनता है, ग्राफियन पुट्टिका यहाँ पर बनती है। और उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस फर्स्ट जिसे अपन बोलते हैं वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो प्राथमिक अंडक जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, द्वितीयक अंडक में कन्वर्ट होता है। ये तो एक बना, लेकिन मियोसिस होगा तो क्या होगा, एक तो ये बन गया और एक छोटी सी कोशिका और बनती है जिसे अपन बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय काय। और इसके अंदर क्या नहीं होता है, कोशिका द्रव्य इसके अंदर नहीं होता, इसीलिए कुछ समय बाद में यहाँ से ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अंडोत्सर्ग कौन से दिन पे होता है, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन और 28वें दिन। इजी है। अंडोत्सर्ग को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन, कौन से दिन पर होता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी, 14वें दिन पर। 14वें दिन पर जो है अपनी ग्राफिन फॉलिकल जो होती है, ग्राफिन पुट्टिका जिसे अपन बोलते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व। तो 14वें दिन पर क्या होता है, इस पर LH हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, और इसका क्या करवा देता है, अंडोत्सर्ग करवा देता है। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है, स्थमस में, अंडाशय में, एम्पुला में या एम्पुला स्थमस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्थमस में, अंडाशय में, एम्पुला में और एम्पुला स्थमस में। सोचिए आंसर फटाफट से। ये अपना ओवेरी है। ठीक है, यहां से अंडाणु निकलेगा, ये झालरी से संग्रहित करेगा जो अपना सबसे फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है एम्पुला, जिसे अपन बोलते हैं तुम्बिका। और तीसरा जो होता है वो कौन सा आता है, स्थमस, जिसे अपन बोलते हैं संकीर्ण पथ। तो जो निषेचन होता है वो एम्पुला वाले रीजन में होता है। यहाँ से नीचे से शुक्राणु आएगा और यहाँ से क्या आएगा, अंडाणु आएगा। तो निषेचन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। जबकि पहले जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम एनसीईआरटी में करेक्शन नहीं था, इसीलिए उसका आंसर जो है एम्पुला स्थमस आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें एम्पुला स्थमस आपको आंसर मिलेगा, लेकिन उस टाइम एनसीईआरटी में करेक्शन नहीं था। अभी करेक्शन हो गया तो इसका आंसर जाएगा एम्पुला में, पूछा जाता है तो। शिशु का लिंग निर्धारण होता है नर द्वारा, मादा द्वारा, किसी से भी नहीं, और निषेचन से पहले ही हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण होता है नर द्वारा, मादा द्वारा, किसी से भी नहीं होता है या निषेचन से पहले ही हो जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा, सोचा आपने, ए इसका आंसर होगा, क्योंकि नर से XY गुणसूत्र आता है और मादा से XX आता है। ये विषम युग्मज है, तो इसमें एक बार में X आ सकता है या तो या Y आ सकता है, जबकि इसमें क्या आएगा, X ही आएगा। तो नर से अगर X इस X के साथ जुड़ता तो मादा बनेगी, जबकि ये Y अगर इससे जुड़ता तो क्या बन जाएगा, नर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो जो आ रहा है Y वो कहां से आ रहा है, नर से ही आ रहा। तो जो लिंग निर्धारण हो रहा है वो भी कहां से होता है, पिता से ही होता, नर से ही होता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं, मोर्यूला, कोरक पुट्टी, पोषकारक या ब्लास्टोमियर। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं, मोर्यूला, कोरक पुट्टी, पोषकारक या ब्लास्टोमियर। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, युग्मकों का संलयन होता है इस प्रकार से, युग्मनज बनता है। अब इसमें क्या होता है, विदलन होना स्टार्ट होता है। विदलन का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनेगी, यहाँ से 1 ज्यादा हो गई, ये 4 से 8 यहाँ पर बन जाएगी। इस प्रकार से 16 बनती रहेगी। ठीक है, तो जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं उसे अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर। कुछ समय बाद में जो कोशिकाएं बनी इसमें 2 लेयर यहाँ पर बन जाती है। बाहर वाला जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट या पोषकारक, जबकि अंदर वाला होता है उसे अपन बोलते हैं अंतर कोशिका समूह। तो ये आंसर भी इसका नहीं होगा। कोरक पुट्टी भी इसे अपन नहीं बोलेंगे, और जो ए ऑप्शन बताया वो है मोर्यूला, उसे ये अपन बोलते हैं क्या, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को। दिए गए हार्मोन से कितने से गर्भता के समय स्रावित होते हैं, HCG, HPL, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और LH। बताइए, दिए गए हार्मोन से कितने से गर्भता या प्रेगनेंसी के समय रिलीज होते हैं। HCG जिसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एनसीईआरटी में इंग्लिश में भी लिखा है इसलिए मैंने इंग्लिश लिखा। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और LH। 6 में से कितने जो है केवल प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होते हैं। तो इसमें से जो HCG है वो केवल प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है, HPL वो भी प्रेगनेंसी के समय, और रिलैक्सिन है वो भी कहाँ होता है, प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होता है। बाकी एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय होता है,
प्रोजेस्टेरोन भी होता है और एलएच भी अंडोत्सर्ग में होता है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाथी में गर्भता का समय होता है, बोले साहब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन आप जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें मैंने इसका आंसर बताया है। हाथी में जो प्रेगनेंसी का समय होता है वो कितना होता है? 8 माह, 16 माह, 22 माह या 30 माह, ये मैंने पढ़ाया है। अब पता चलेगा किसने सही से देखा वीडियो और नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 माह, 22 माह। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? माता के पीयूष ग्रंथि से, माता के हाइपोथैलेमस से, पिता के पीयूष ग्रंथि से और माता के अपरा से। ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? माता के पीयूष ग्रंथि से, माता के हाइपोथैलेमस से, पिता के पीयूष ग्रंथि से और माता के अपरा से। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये भी अपने पास प्रेगनेंसी, जब प्रसव हो रहा होता है, प्रेगनेंसी कंप्लीट है, 9 महीने की प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद में जब प्रसव हो रहा होता है तो ये रिलीज होता है, जो हेल्प करता है प्रसव में। ठीक है, तो ये आता कहां से है? ये आता है जो माता है उसकी पीयूष ग्रंथि से आता है, जो पश्च पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि भी 2 प्रकार की होती है, एक अग्र और दूसरी पश्च। तो पीयूष ग्रंथि का जो पश्च पीयूष ग्रंथि है वहां से आता है ऑक्सीटोसिन, जो गर्भाशय के संकुचन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए क्या है? नाभिरज्जु, अपरा रसांकुर, गर्भाशय गुहा या पित्तक कोश। ए क्या है? इसके अंदर जो डायग्राम दे रखा है इसमें नाभिरज्जु, अपरा रसांकुर, गर्भाशय गुहा या पित्तक कोश। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाभिरज्जु। ए ये है नाभिरज्जु। ठीक है, जो यहां पर अगर इसमें बी बोलता हूं तो बी जो अपना होगा वो होगा अपरा रसांकुर, अपरा रसांकुर। सी जो है गर्भाशय गुहा है, यहां से अपने पास ये वाली गर्भाशय की कैविटी, और डी जो है पित्तक कोश है, और यहां से ये अपने पास क्या हो गया? डेवलपिंग जो बच्चा है भ्रूण है वहां से हो जाएगा। और ये जो सर्विक्स जो है उसमें म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस जो है उसकी कोट होती है। ठीक है, ए वापस से इसके अंदर क्या है? ये रहा ए। ये जो डायग्राम है आपको आना चाहिए पहले तो ये किसका है देखते हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए। ए जो है इसके बारे में कुछ पूछा है, क्या ये पारदर्शी है, क्या ये अपारदर्शी है, क्या ये जोना पेल्यूसिडा है, क्या इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं? ए जो है उसके बारे में। तो ये जो डायग्राम है ये अपने पास जो अंडाणु है उसका चित्र है, ये एनसीईआरटी में गिवन है अपने को। ए जो होता है वो होता है जोना पेल्यूसिडा, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसे। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, और ये होता है पारदर्शी। और साथ साथ में एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से। जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो पारदर्शी हुआ, जोना पेल्यूसिडा है, ये नहीं है तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन क्या है? सही है। दिया गया आरेख किसका है? वृषण का, शुष्न का, शुक्रजनक नलिकाओं का और अंडाणु का। दिया गया आरेख किसका है? वृषण का, टेस्टिस का, या पेनिस का, शुष्न का, शुक्रजनक नलिकाओं का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, या अंडाणु का। ठीक है, ओवम का। तो ये भी आपको आना चाहिए, डायग्राम के नीचे क्या लिखा है वो पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैं पहले वीडियो बनाई थी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिका है उसका ये टीएस है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब जो काट लिया गया है वो यहां से, जिसमें क्या बताया जा रहा है? जिसमें शुक्राणु जनन की प्रोसेस यहां से बताई जा रही है। क्लियर है यहां तक? तो ये आज के क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट होता है। जब भी बीच बीच में समय मुझे मिलता रहेगा, मैं जो अपन ने पुराने चैप्टर पढ़ लिए हैं उसके क्वेश्चन बनाते रहूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। सही और गलत मुझे बताइएगा कमेंट करके, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा। अदरवाइज मुझे तो नहीं पता चलेगा, मुझे लगेगा मेरी मेहनत क्या हो रही है? बेकार हो रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपन ने कर लिया। इसके जल्द से जल्द अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। मैं लाइव नहीं लेता, उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है आपका और मेरा भी। ठीक है, और अभी जो अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसे भी पढ़ते रहें, उसके भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ साथ साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।